गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपन ने पिछली क्लास में पढ़े थे अपन ने प्रिंसिपल्स और मेथड्स ऑफ आईडीएम, ठीक है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर जो प्रिंसिपल थे और मेथड थे उन दोनों में अपन ने कंपेयर कर लिया था कि जो प्रिंसिपल होता है उसी के अंदर सारे मेथड्स आ जाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स के अंदर ही सारे मेथड इंक्लूड होते हैं। अब इनको अलग अलग लिखना होता है बस। ठीक है, आईडीएम के अंदर कौन कौन से मेथड्स है, जैसे फिजिकल एग्जाम में पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, पिछली क्लास को ढंग से पढ़ना, एक बार देखना उसको। फिजिकल मेथड था, उसके अंदर कल्चरल मेथड था, सारे अच्छे तरीके से बताए थे मैंने। ठीक है, और एक केमिकल मेथड था, बायोलॉजिकल मेथड था। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल मेथड और कल्चरल मेथड, इन दोनों के बारे में पूछते हैं। फिजिकल मेथड के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं सॉइल सोलराइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, सॉइल सोलराइजेशन और सॉइल स्टरलाइजेशन। ठीक है, सॉइल स्टरलाइजेशन, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें, हॉट वाटर ट्रीटमेंट और सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें तो ये पूछते हैं, इसका बारे में पूछते हैं। किसने दिया था? लूथरा बता ही दिया था। हॉट वाटर किसने दिया था? जेनसन ने। सोइल सोलराइजेशन क्या होता है वो भी बता दिया था। स्टरलाइजेशन क्या होता है? केमिकल और हीट से जो करते हैं वो। ठीक है, कीमोथेरेपी और थर्मोथेरेपी, दो टाइप की। फिजिकल मेथड हो गया। कल्चरल मेथड में सारी प्रैक्टिस, जो कल्चरल प्रैक्टिस होती है डिजीज को कंट्रोल करने की, वो सारी, जिसमें इरिगेशन, फर्टिलाइजर, सोइंग टाइम, ठीक है, और सी ट्रीटमेंट और ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया, फील्ड की और फील्ड का सैनिटेशन करना और सिलेक्शन ऑफ फील्ड। केमिकल होता है, केमिकल के अंदर बताया था अलग अलग टाइप के होते हैं, सिस्टेमिक, और वो उनकी मोड ऑफ एक्शन के आधार पर, जैसे थेरेप्यूटेंट होता है, थेरेप्यूटेंट, इरेडिकेंट हो गया, और उसके बाद में एक था प्रोटेक्टेंट, इनके बारे में भी बताया था क्या होता है उसके अंदर। देखो, थेरेप्यूटेंट जो थेरेपी देने वाला, सिस्टेमिक, इरेडिकेंट जो किल करने वाला, और प्रोटेक्टेंट जो नॉन सिस्टेमिक होता है, जो प्रोटेक्ट करने वाला होता है, बचाने के लिए। तो ये तीन ग्रुप थे उसके। सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक टाइप के केमिकल होते हैं, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। केमिकल कंट्रोल हो गया। ठीक है, केमिकल कंट्रोल के अंदर एक चीज़ और भी होती है इसके अंदर। केमिकल कंट्रोल में फंजीसाइड के केस में क्या होते हैं? तीन ग्रुप होते हैं फंजीसाइड केमिकल के, फंजीस्टेट और एंटीस्पोरुलेंट। तो ये ग्रुप होते हैं इसके। फंजीसाइड जो फंगस को मारता है, फंजीस्टेट जो फंगस की ग्रोथ को रोकता है, और एंटीस्पोरुलेंट जो फंगस के स्पोर बनने को रोकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकता है। ठीक है, ये हो गया। बायोलॉजिकल के अंदर क्या बताया था? बायोलॉजिकल के अंदर थे जितने भी अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो, और दूसरा कोई प्लांट, जो प्लांट के एक्सट्रैक्ट होते हैं वो सब किस में आ जाते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर। बायो एजेंट की डेफिनेशन पूछेंगे। बायो एजेंट की डेफिनेशन उस क्लास में अच्छी तरीके से बताई थी कि बायो एजेंट किसको बोलते हैं? एक कोई भी एजेंट या एजेंसी जिसको डिजीज कंट्रोल में काम में लिया जाता है, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में काम में लिया जाता है, बायो एजेंट हो जाते हैं। ठीक है, बायो एजेंट और बायोलॉजिकल कंट्रोल की डेफिनेशन, जिसके अंदर बायो एजेंट का यूज़ किया जाता है या फिर प्लांट एक्सट्रैक्ट जैसे का यूज़ किया जाता है, तो वो बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया। ठीक है, इसके अंदर मोड ऑफ एक्शन भी बताया था, इसके अंदर क्या क्या होता है? एंटीबायोसिस होता है, एंटागोनिज्म होता है, ठीक है, और वो जो हाइपरपैरासिटिज्म हो गया, इंड्यूस रेजिस्टेंस हो गया, तो वो मोड ऑफ एक्शन था बायोलॉजिकल कंट्रोल का। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके पॉइंट याद रखने वाले सीधा सीधा। तो ये हो जाता है अपना पूरा आईडीएम। आईडीएम के बाद टॉपिक आता है अपना आईएनएम, इंटीग्रेटेड निमेटोड मैनेजमेंट। एन का मतलब निमेटोड है, यहाँ पे न्यूट्रेंट नहीं है, निमेटोड मैनेजमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड निमेटोड मैनेजमेंट। इसकी एक क्लास अपन ने क्लास में एक बार मैंने इसका सरफेस ब्रीफ में थोड़ा बताया हुआ था कि निमेटोड मैनेजमेंट सबसे बड़ी दिक्कत किसके अंदर होती है? पॉली हाउस। किस में होती है? पॉली हाउस के अंदर। ग्रीन हाउस या पॉली हाउस जो होता है उसके अंदर अपने क्या करते हैं? देखो, ऑफ सीजन कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, ऑफ सीजन के अंदर कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, ऑफ सीजन के अंदर कल्टीवेशन करना मतलब जैसे विंटर के अंदर समर की क्रॉप और समर के अंदर विंटर की क्रॉप, ऐसे भी ले सकते हैं। तो मतलब पूरे साल जो क्रॉप ग्रो करने का जो अपनी जो टेक्निक होती है, तो वो क्या होती है? ग्रीन हाउस वाली टेक्निक होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा? देखो, एक नाम आता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन।
प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। प्रोटेक्टेड का कल्टीवेशन का मतलब यही हो गया कि प्रोटेक्ट करके कल्टीवेशन करना, प्रोटेक्ट करके कल्टीवेशन करना मतलब कोई भी क्रॉप होती है उसको बचा के और उसका उत्पादन करना, कल्टीवेशन करना या उगाना उसको, ठीक है। अब इसके अंदर देखो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर क्या आता है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। क्या आती है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। देखो साग सब्जियां होती है ना, वो ही अपने ग्रो करते हैं इसके अंदर। उसके अलावा ऐसे तो है नहीं कि इसके अंदर अपने ये कोई मैंगो बनाना ऐसे कोई क्रॉप या सिट्रस ऐसे तो होता नहीं कि इसके अंदर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होता है। तो इसके अंदर जैसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जैसे चिल्ली, टोमेटो, ब्रिंजल और ये जो कुकुम्बर, ठीक है, कुकर बीट्स जो होते हैं, इनकी क्रॉप लेते हैं। तो जो वेजिटेबल्स होती है उनको ग्रो करने के लिए अपने क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या ग्रीन हाउस का अपने काम में लेते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इसलिए बोलते हैं इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर जो भी कंडीशंस जो होती है, एनवायरनमेंट होता है वो कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर होता है। जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है। कंट्रोल्ड कंडीशन जो होती है उसके अंदर कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर मतलब उसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें इसमें, और एरिएशन, ये सब चीज़ें क्या होता है इसके अंदर कंट्रोल रहती है, ठीक है। ये सब कंट्रोल रहते हैं उसके अंदर, प्रॉपर होता है इनका सिस्टम। उसके अंदर वेंटिलेशन या फिर वेंटिलेटर कुछ भी जो उसके अंदर सब चीज़ें लगी होती है। उसके अंदर इरिगेशन के भी उसमें ड्रिप सिस्टम भी होता है, स्प्रिंकलर टाइप का, उसके अंदर मिस्ट भी की जाती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या होता है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक है। अब उसके अंदर देखो ग्रीन हाउस के अंदर सबसे जो मुख्य प्रॉब्लम या सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, मुख्य प्रॉब्लम क्या होती है उसके अंदर, मुख्य प्रॉब्लम होती है निमेटोड का, ठीक है, निमेटोड्स का। अब एक चीज़ देखो इसमें निमेटोड्स की प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम तो हालांकि और भी रहती है, जैसे फंगस बैक्टीरिया का भी रहता है, ठीक है, फंगस और बैक्टीरिया का भी रहता है। लेकिन निमेटोड जो होता है वो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस के अंदर, कल्टीवेशन के अंदर जो क्रॉप अपने ग्रो करते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा मिलती है, ठीक है। निमेटोड के साथ साथ फंगस का भी रिलेशन होता है, निमेटोड के साथ बैक्टीरिया का रिलेशन भी होता है। अगर निमेटोड का अटैक होगा तो ऑटोमेटिकली फंगस और बैक्टीरिया की पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, ठीक है। निमेटोड की पॉपुलेशन को अपन कंट्रोल करते हैं तो फंगस और बैक्टीरिया भी उसके साथ साथ कंट्रोल होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉइल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, सॉइल। अगर सॉइल के अंदर निमेटोड की पॉपुलेशन बढ़ जाती है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ जाता है तो वो क्या होता है, उस ग्रीन हाउस जो अपना उसका जो स्ट्रक्चर होता है ग्रीन हाउस का, तो उसका जो पूरा उसके अंदर कल्टीवेटेड जो उसके अंदर लैंड होती है, जो अपना पार्ट होता है, उस ज़मीन के अंदर अगर अपने निमेटोड जैसी ऐसी प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो क्या होता है कि उस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो वो पूरे ग्रीन हाउस की जो क्रॉप होती है, उसके अंदर जो एरिया जो होता है उसके अंदर अपने जब भी कोई भी क्रॉप ग्रो करेंगे तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम रहेगी और अपना प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो अपने ग्रीन हाउस का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं अपने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर देखो एक चीज़ है इसमें डेफिनेशन, देखो इसकी पूछ ले तो पूछ ले। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन प्रैक्टिस इज ए क्रॉपिंग टेक्निक। क्या होता है, एक क्रॉप लगाने की तरीका होता है, एक विधि होती है, ठीक है, टेक्निक इन विच द माइक्रो क्लाइमेट सराउंडिंग द प्लांट। माइक्रो क्लाइमेट होता है, देखो जो क्रॉप का क्लाइमेट होता है वो माइक्रो क्लाइमेट मतलब बहुत छोटा एक अपने आप में वो एक इन्वायरमेंट हो जाता है वो, ठीक है। तो वो माइक्रो क्लाइमेट जो होता है वो उसकी जो जलवायु होती है, सूक्ष्म जो जलवायु होती है जो कि क्रॉप प्लांट को घेरे रखती है, या क्रॉप प्लांट के चारों ओर जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, कंट्रोल रहता है पार्शियली और फुली, या तो पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से वो कंट्रोल किया जाता है। पूर्ण रूप से भी होता है लेकिन पार्शियली कंट्रोल, कुछ पार्शियली का मतलब ये हो गया कि जैसे सीजन में जब उसकी क्रॉप के अपन कल्टीवेशन करते हैं तो उस टाइम तो पार्शियली कंट्रोल होता है, उस टाइम कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कंट्रोल करने का एनवायरनमेंट का, ठीक है। और फुली कंट्रोल जब होता है, जब ऑफ सीजन में जब कोई क्रॉप लेते हैं तो फुली कंट्रोल कंडीशन उसको ज़रूरी होती है, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप वेजिटेबल्स का नाम ले ले अपने सीधा, तो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप उसके अंदर जो वेजिटेबल्स होती है उनका जो माइक्रो क्लाइमेट होता है वो पूरा का पूरा या फिर आंशिक रूप से कंट्रोल रहता है, और उस कंट्रोल कंडीशन में कोई भी चीज़ का कल्टीवेशन करना क्या कहलाता है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, ठीक है। क्रॉपिंग की एक टेक्निक होती है, क्या होती है, ये एक टेक्निक होती है, ठीक है, मॉडर्न टेक्निक होती है, या फिर इसको हाई टेक बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाई टेक हॉर्टिकल्चर भी हो जाता है ये, ठीक है।
हाईटेक हॉर्टिकल्चर हो गया, मतलब टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो गई इसके अंदर, ठीक है, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी जो होती है वो हाईटेक हो गई, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसमें आता है इंटीग्रेटेड निमेटोड मैनेजमेंट। अब इंटीग्रेटेड निमेटोड मैनेजमेंट के अंदर अपने सीधा सीधा लिखेंगे कि इंटीग्रेटेड निमेटोड मैनेजमेंट करना है तो अपने को क्या करना चाहिए, ठीक है। इसके पॉइंट है, जैसे आईडीएम लिखा था आपने वैसे इसके पॉइंट टू पॉइंट लिखना है इसको, ठीक है। अब इसके अंदर देखो पहला ध्यान रखने वाली बात क्या होती है इसके अंदर, जो अपने लैंड प्रिपरेशन करते हैं तो उसको लैंड को अपने क्या करना चाहिए, अच्छी तरीके से उसकी फाइन टिल्थ बनाने के लिए अच्छी उसकी जुताई करनी चाहिए, ठीक है। प्लाउ करनी चाहिए, प्लाविंग करनी चाहिए उस जमीन की जहाँ पे अपने कोई क्रॉप लेनी है, ठीक है। ब्रोड टू फाइन टिल्थ, मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जानी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करेंगे इसके अंदर, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ बेड, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ बेड अप्लाई FYM का एप्लीकेशन करना है उसके अंदर, ठीक है, विद बायो एजेंट, ठीक है, विद बायो एजेंट्स और बायो पेस्टिसाइड्स, ठीक है। ये 10 से 15 टन होती है, ठीक है, 10 से 15 टन FYM अपने को अप्लाई करना है सोइल के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्रिपरेशन ऑफ बेड अकॉर्डिंग टू क्रॉप्स। क्रॉप के अकॉर्डिंग अपने क्या करना है, उसमें बेड प्रिपरेशन करना है। क्रॉप के अकॉर्डिंग बेड प्रिपरेशन का मतलब कोई जैसे फरों में उगाई जाती है, कोई रिज पे उगाई जाती है, ठीक है। तो बेड जो बनाते हैं तो उसको जैसी क्रॉप लगानी है उसके अकॉर्डिंग अपने बेड तैयार कर सकते हैं, ठीक है, उसकी स्पेसिंग के आधार पे। तो ये आ जाता है बेड प्रिपरेशन का। उसके बाद क्या करना है अपने, सॉइल एप्लीकेशन ऑफ फॉरेट और कार्बोफ्यूरॉन, ठीक है। फॉरेट होता है 10G, $50 ग्राम पर स्क्वायर मीटर एरिया। अब ये क्या होता है, देखो फोरेट हो गया और कार्बोफ्यूरॉन, ये दोनों क्या होते हैं, निमेटिसाइड। ये क्या है, निमेटिसाइड, निमेटोड को मारने का काम करते हैं, ठीक है। फंगस में भी काम करते हैं, निमेटोड में भी काम करते हैं, ठीक है। उसके साथ में क्या करना है, प्लस 200 ग्राम नीम केक, पोंगामिया और महुआ केक, ठीक है। ये अपने इसके साथ में मिक्स करना है, ठीक है। एनरिच बाय बायोपेस्टिसाइड, ठीक है, एनरिच बाय बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड वही हो गए जो बायो एजेंट जो होते हैं या फिर
जिनको अपने बायोलॉजिकल कंट्रोल में काम में लेते हैं तो वो बायोपेस्टिसाइड हो गए, ठीक है। या फिर उनसे डिराइव्ड कोई भी मटेरियल जो होता है वो बायोपेस्टिसाइड हो जाते हैं, जो बायो एजेंट से बनते हैं, जैसे एंटीबायोटिक जो होती है ना, उस प्रकार से कोई जैसे बायो एजेंट से जो उत्पादित की गई चीज़ें, ठीक है, या फिर वो खुद होते हैं बायो एजेंट, तो वो बायोपेस्टिसाइड होते हैं। अब इसके बाद में देखो इसमें क्या हो गया, एप्लीकेशन किसके साथ में क्या करना है, देखो फोरेट और कार्बोफ्यूरन के साथ में अपने क्या लेना है, अपने को नीम केक, महुआ केक और ये लेने हैं, कितने कितने 200 ग्राम लेने हैं, और उनके अंदर भी क्या होना चाहिए, बायोपेस्टिसाइड मिक्स्ड होना चाहिए, एनरिच्ड होना चाहिए, मतलब उसकी क्वालिटी बढ़ा दी जाती है, किससे, बायोपेस्टिसाइड मिला के, ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं वो, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, फर्दर एप्लीकेशन ऑफ बायोपेस्टिसाइड application of biopesticides enriched FYM, और ये हो गया बायोपेस्टिसाइड का एप्लीकेशन, ठीक है। अब उसके अंदर क्या करेंगे, 2 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर एरिया और 'वर्मी कंपोस्ट 500 ग्राम पर स्क्वायर मीटर एरिया, ठीक है। अब इसमें देखो क्या इसका पर्पज़ क्या है, देखो इसके अंदर पर्पज़ ये हो गया कि FYM के साथ अप्लाई कर सकते हैं अपने, और एक वर्मी कंपोस्ट के साथ में क्या, बायोपेस्टिसाइड या बायो एजेंट, क्या चीज़, बायो एजेंट। जैसे मान के चलो ट्राइकोडर्मा का भी अगर फॉर्मुलेशन बनाना है, ठीक है, इसके अंदर बायो एजेंट फंगस होती है, उनके नाम भी बताएंगे अपने। बायोपेस्टिसाइड के अंदर देखो इसके अंदर जैसे ट्राइकोडर्मा मिक्स करना है, तो इनरिचमेंट में मतलब कैसे क्या करते हैं इसके अंदर, इसमें क्या करेंगे, जैसे 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट लिया और उसके अंदर क्या करेंगे अपने, मिक्स कर देंगे कोई भी बायो एजेंट को, ट्राइकोडर्मा को जैसे, ठीक है। तो अपने मिक्स करके और इसको इंक्यूबेट कर देते हैं, मतलब थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं, तो वो क्या होगा, ट्राइकोडर्मा इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो 500 ग्राम जो अपना फॉर्मुलेशन बन जाएगा एक तरीके से, ये अपने काम में ले सकते हैं, जैसे पर स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर अपने इसको छिटक देते हैं, तो ये इनरिचमेंट हो जाता है उसका। अब उसके बाद में क्या करेंगे इसमें, अब ये एक इसके अंदर कंडीशन होती है कि सोइल टॉप 18 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑन टॉप सोइल टॉप 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर तक मतलब उसके ऊपर बिछा देते हैं कि सोइल के ऊपर उसकी लेयर बन जाए इसकी। अब उसके बाद में देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, स्प्रेइंग ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशंस, जो ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशंस होती है उसके अंदर अपन बायोपेस्टिसाइड भी मिक्स करते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशन होती है उसके अंदर क्या होता है, स्यूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा जैसे बायो एजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशन होता है विद स्यूडोमोनास, बायो एजेंट होता है ये स्यूडोमोनास, ठीक है। इसका मास मल्टीप्लिकेशन अपने प्रैक्टिकल के अंदर दे रखा है, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस और ट्राइकोडर्मा विरिडी। तो ये जो बायो एजेंट होता है इससे एनरिच्ड या फिर जो ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशन होती है उसके अंदर यह होता है स्यूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा। जैसे सीधा सीधा बात करें अपने तो स्यूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा का स्प्रे करना होता है अपने को कंटिन्यूअस, ठीक है, रेगुलर इंटरवल से, ठीक है,
एट 15 days रेगुलर इंटरवल्स। 15 दिन के अंतराल पर अपने को क्या करना है, स्प्रे करना है, रेगुलर स्प्रे करना है इसका प्लांट पे, ठीक है। तो प्लांट पे अपने स्प्रे कर सकते हैं कितना, देखो एट द रेट 5 ml पर लीटर वाटर की रेट से 5 ml या 5 ग्राम प्रति लीटर वाटर में मिला के अपने स्प्रे करना है इसका। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है देखो ड्रेंचिंग। ड्रेंचिंग टेक्निक क्या होती है, पहले भी बताया कि गड्ढा खोद के पौधों की जड़ों के अंदर कोई भी केमिकल को अप्लाई करना, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ बायो फॉर्मुलेशन और एक ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशन, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन से दे सकते हैं और ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। ड्रेंचिंग ऑफ बायो फॉर्मुलेशन और गिवन थ्रू ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन से दे सकते हैं और उसका ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं गड्ढा खोद के, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, देखें ड्रेंचिंग में क्या करेंगे, 5 ग्राम प्रति लीटर वाटर के अंदर मिक्स करके और रूट जोन में अप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 ग्राम प्रति लीटर में मिला के रूट जोन में अपने अप्लाई कर देंगे। उसके बाद आता है फोलियर एप्लीकेशन ऑफ बायो फॉर्मुलेशंस। एट द रेट 5 ml पर लीटर, 5 ml प्रति लीटर की दर से अपने क्या करेंगे, स्प्रे करते हैं अपने प्लांट पे। उसमें सूडोमोनास हो सकता है, ट्राइकोडर्मा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेटेड निमेटोड मैनेजमेंट। अब इसके बाद में एक पॉइंट आता है अपने, देखो नया पॉइंट है, इसमें और कुछ भी नहीं है ज़्यादा। अब निमेटोड के अंदर अगर कुछ पूछे तो उसके अंदर कुछ स्टेज होती है, देखो निमेटोड के अंदर स्टेज होती है J1, J2, J3, J4। ये जुवेनाइल होता है इनका मतलब, ठीक है। ये स्टेज होती है, इसके अंदर इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो J2 होती है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो J2 होती है, और ये इन्फेक्शन करती है। और ये तो जैसे उसके एग का पार्ट हो गया मानो, ठीक है। ये एक्टिव स्टेज हो गई, ये डोरमेंसी में चली जाती है, ये डोरमेंसी में। इसके अंदर मेल और फीमेल के अंदर डिफ्रेंशिएशन होने लग जाता है, मतलब पता चलने लग जाता है मेल और फीमेल। कुछ निमेटोड ऐसे होते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल का कुछ पता भी नहीं चलता, दोनों एक ही जो जीव होता है वही दोनों का रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये इन्फेक्टिव स्टेज अगर पूछ ले निमेटोड की कोई तो वो होती है J2। और निमेटोड इसके अंदर निमेटिसाइड पूछे तो निमेटिसाइड के अंदर देखो क्या होता है, निमेटिसाइड के अंदर कार्बोफेरॉन और फोरेट, LD कार्ब भी होता है, ये अपने काम में लेते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, देखो फंजीसाइड, ठीक है। फंजीसाइड इसका आता है क्लासिफिकेशन, एग्जाम में पूछते हैं इसके बारे में, शॉर्ट में भी बता सकते हैं इसको और पूरा लेंथी भी, ठीक है। सीधा सीधा इंपॉर्टेंट बता दूंगा, ब्रीफ में इसका क्लासिफिकेशन भी बता देता हूँ मैं, ताकि तुम लोगों को बाद में दिक्कत नहीं हो, बड़ा क्वेश्चन पूछ ले बाई चांस तो। अब इसमें देखो, इसमें मैं 2 ग्रुप बनाता हूँ इसके अंदर। एक तो देखो सिस्टेमिक का आता है और दूसरा नॉन सिस्टेमिक का। ये मोड ऑफ एक्शन के आधार पे हो गया, ठीक है। सिस्टेमिक मोबिलिटी के आधार पे, ठीक है, इनकी मोबिलिटी के आधार पे। तो ये सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक हो गया, तो ठीक है। सिस्टेमिक सीधा सा बता दिया जो प्लांट के अंदर मूव करता है, ठीक है। और नॉन सिस्टेमिक जो प्लांट में मूव नहीं करता, जहाँ पे गिरेगा वहीं पे एक्शन दिखाता है, ठीक है, वहीं पे उसका एक्शन होता है। तो सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक के अंदर
सीधा शॉर्ट में बताता हूँ मैं, सिस्टेमिक ग्रुप को एक बार छोड़ दो, अपने नॉन सिस्टेमिक को याद कर लो, बाकी जो बचेगा वो सारा ग्रुप किस में आ जाएगा, सिस्टेमिक। तो नॉन सिस्टेमिक में दो टाइप के आते हैं, एक तो आता है कॉपर फंजीसाइड और दूसरा आता है सल्फर फंजीसाइड। नाम भी सुना इसका, कॉपर वाले का और सल्फर वाले का, ठीक है। ये दो ग्रुप है इसके, सारे फंजीसाइड किस में आते हैं, नॉन सिस्टेमिक में। अब इनको अपन क्लासिफाइड करते हैं, तो कॉपर का जैसे फंजीसाइड है, ठीक है। सल्फर में एक तो आता है मेटेलिक सल्फर, ठीक है, और दूसरा आता है नॉन मेटेलिक, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक सल्फर, ठीक है। ये दो ग्रुप होते हैं इसके अंदर। तो मेटल वाला कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, इसके बारे में अपन देखते हैं। देखो अब इसके अंदर सबसे पहले अपने कॉपर फंजीसाइड का देखें, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इसके और सब ग्रुप होते हैं इसके, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बड़ा लंबा हो जाता है। एक बार अपने जैसे कॉपर फंजीसाइड है, तो कॉपर फंजीसाइड के बारे में बिल्कुल सिंपल सा इसके अंदर देखो, कॉपर के ग्रुप के अंदर क्या आता है, देखो एक तो आता है कॉपर का सल्फेट, कॉपर का सल्फेट। इसके अंदर एग्जाम्पल, कॉपर का सल्फेट का एग्जाम्पल क्या होता है, बोर्डेक्स मिक्सर। क्या होता है, बोर्डो मिक्सर, ठीक है। मिलाडेट ने इसको खोजा था, मिलाडेट ने खोजा था 1885। तो ये हो गया इसका, सॉरी 1882 के अंदर, ठीक है। तो ये मिलाडेट ने खोजा था, इंपॉर्टेंट है ये जो बता रहा हूँ, वो याद कर लेना, एग्जाम में इन्हीं के बारे में पूछेंगे। मिलाडेट ने खोजा था बोर्डो मिक्सर, वो क्या था, कॉपर का सल्फेट। और दूसरा इसके अंदर कॉपर का सल्फेट के अंदर देखो बोर्डो मिक्सर, एक आता है इसके अंदर बोर्डो पेस्ट, ठीक है, एक आता है बोर्डो पेस्ट, एक आता है इसके अंदर बरगंडी मिक्सर, एक होता है इसका बरगंडी मिक्सचर, और एक आता है इसमें चौबातिया पेस्ट, सॉरी चेस्टनट कंपाउंड आता है इसके अंदर। क्या आता है, चेस्टनट कंपाउंड। ये चीज़ें ऐसी है, इनको जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होने वाली चीज़ थी। जैसे बोर्डो मिक्सर बना था, बोर्डो मिक्सर के बाद थोड़ा इसे इसका इफेक्ट पता चलने के बाद बोर्डो पेस्ट क्या करते हैं, जब कोई कलम लगाते हैं, कटिंग वगैरह करते हैं, तो उन चीज़ों पे लगाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया था, बोर्डो पेस्ट बना दिया। बोर्डो पेस्ट के अंदर क्या होता है, देखो बोर्डो मिक्सर के अंदर तो क्या था, कॉपर का सल्फेट प्लस लाइम, चूना और कॉपर सल्फेट मिला के और उसको पानी के साथ में मिक्स कर देते थे। तो उनका कुछ रेशियो है, जैसे 4-4 50 का, 5-5 50 का, ठीक है। तो 4 भाग कॉपर सल्फेट, 4 भाग चूना और 50 लीटर पानी, ठीक है। ये 4-4 किलो लेते हैं तो ये क्या हो गया, 50 लीटर पानी। अगर ये 5-5 लेते हैं तो 50 लीटर पानी। तो ये सब चीज़ें अपने, अब इसके अंदर देखो ये इसको बनाने के लिए विधि होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, अगर पानी की मात्रा अपने कम कर दें तो वही चीज़ क्या बन जाएगी, पेस्ट बन जाएगी, है तो वही चीज़ कॉपर सल्फेट और चूना, ठीक है, ये पेस्ट बन जाएगा। और जो बरगंडी मिक्सर है उसके अंदर क्या होता है, कॉपर सल्फेट के साथ में चूने की जगह क्या मिला देते हैं, उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट। अब इसके अंदर क्या मिला देते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ये मिला देते हैं इसके अंदर। तो इसको बरगंडी मिक्सर बोल दिया, ठीक है। और उसके बाद में आता है जैसे चेस्टनट कंपाउंड, उसके अंदर क्या होता है, कॉपर सल्फेट प्लस अमोनियम कार्बोनेट हो जाता है उसके अंदर, अमोनियम कार्बोनेट। ये 4 ग्रुप हो गए किसके अंदर, कॉपर सल्फेट के अंदर।
अब उसके बाद आता है इसके अंदर कॉपर का कार्बोनेट। अब इसके बाद आता है कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल आता है चौबाटिया पेस्ट, ठीक है। चौबाटिया पेस्ट होता है इसके अंदर, इसके नाम याद रख लो बस, ठीक है। उसके बाद आता है कॉपर का ऑक्सीक्लोराइड, COC जिसको बोलते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ग्रुप है। उसके अंदर ब्लाइटॉक्स एग्जाम्पल में इसका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ही होता है। इसकी कॉमर्शियल नाम है वो है ब्लाइटॉक्स फाइटोलन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ब्लाइटॉक्स किसको बोलते हैं? कॉपर का ऑक्सीक्लोराइड। ब्लाइटॉक्स क्या होता है? कॉपर का ऑक्सीक्लोराइड। और उसके बाद आता है जैसे कॉपर का एक ऑक्साइड और होता है, कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ये इतना प्रचलित नहीं है, इसको ज़्यादा याद नहीं करना, छोड़ दो इसको। बस ग्रुप इसके देखो, कॉपर के 4 ग्रुप है। कॉपर का सल्फेट है, कॉपर का कार्बोनेट है, कॉपर का ऑक्सीक्लोराइड और कॉपर का ऑक्साइड है, ठीक है। अब इसके अंदर कॉपर के सल्फेट के अंदर 4 प्रकार के हैं। देखो बोर्डो मिक्सर था एक एग्जांपल, ये आ गया बोर्डो मिक्सर। उसके बाद था बोर्डो पेस्ट, फिर बरगंडी मिक्सर, फिर चेस्टनट कंपाउंड। अब इसके अंदर देखो कॉपर सल्फेट और चूना एक चीज़ होती है इसके अंदर, देखो कॉपर सल्फेट प्लस चूना, ठीक है, या फिर इसको कैल्शियम बोल देते हैं, ठीक है। कैल्शियम जो चूना होता है वो होता है इसके अंदर, ठीक है। लाइम, कॉपर सल्फेट और चूना मिक्स कर दिया तो चूना क्या करता है? देखो लाइम का रोल क्या होता है? सल्फेट के साथ में रिएक्शन करेगा और कॉपर को फ्री कर देगा। सल्फेट के साथ रिएक्शन करके कॉपर को क्या करेगा? फ्री कर देगा। तो ये जो फ्री कॉपर होता है, देखो तांबा ही तो है ये, तांबा, ठीक है। तांबे के अंदर या कॉपर के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है? एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल टाइप का होता है, तभी तो तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है। तो कॉपर क्या करेगा? एंटी फंगल होता है, तो फंगस को मारने का काम करेगा। तो जितना फ्री कॉपर होगा, मतलब जितने अणु इसके फ्री होंगे उतना ही वो इफेक्टिव होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कॉपर ज़्यादा फ्री हो गया, अगर चूने की मात्रा अपन ने कम कर दी और कॉपर उतना ज़्यादा फ्री हो गया, तो वो क्या करता है? पौधे को जला देता है, तो उसकी कॉपर की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो लाइम क्या करता है? कॉपर को बैलेंस करने का काम करता है, कॉपर को बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, जैसे जैसे लाइम है वो सल्फेट को रिप्लेस कर रहा है, इसी प्रकार देखो बरगंडी मिक्सर में क्या करेगा? जो सोडियम होगा वो उसको रिप्लेस कर देगा, वो या फिर बैलेंस करने का काम करेगा। अब इसके अंदर ये सब चीज़ें इसलिए मिलाते हैं क्योंकि लाइम के इफेक्ट को कम करने के लिए, लाइम का कुछ इफेक्ट पड़ता है प्लांट पे, उसको रिड्यूस करने के लिए या फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट कम करने के लिए, दूसरी चीज़ें, या फिर इनका इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए। पौधों के अंदर एक चीज़ और होती है, जितना भी केमिकल अप्लाई करते हैं तो एक माइक्रो न्यूट्रेंट का भी रोल प्ले करते हैं वो उसके अंदर। अब उसके बाद में अमोनियम कार्बोनेट ये मिक्स कर दिया, बाकी तो कॉपर के सल्फेट ही हैं। देखो कॉपर सल्फेट के साथ में सोडियम कार्बोनेट मिला दिया, कॉपर सल्फेट के साथ अमोनियम कार्बोनेट मिला दिया, रिप्लेस किसको किया? सिर्फ लाइम को। उसके बाद आता है कॉपर का कार्बोनेट, चौबातिया पेस्ट हो गया उसके अंदर, चौबातिया पेस्ट बना दिया। चौबातिया पेस्ट जैसे कॉपर होता है तो इसको थोड़ा अच्छी क्वालिटी का बना दिया, ठीक है। इसके अंदर लिनसीड ऑयल वगैरह ये सब चीज़ें मिला के, और इसके अंदर रेड लेड और लिनसीड ऑयल दोनों मिला के और इसका वो बनाते हैं, कॉपर के साथ में रिएक्शन करके एक पेस्ट बनाते हैं। तो वो उसको क्या बताते हैं कि कॉपर सल्फेट से ये थोड़ा अच्छा होता है। उसके बाद कॉपर का ऑक्सीक्लोराइड COC ब्लाइटॉक्स, इसके बारे में क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि कॉपर का जो सल्फेट या COC है, जो कॉपर का ऑक्सीक्लोराइड है, वो सिस्टेमिक ग्रुप का है या नॉन सिस्टेमिक? तो ये क्या होता है? नॉन सिस्टेमिक फंजीसाइड होता है। क्या होता है? नॉन सिस्टेमिक फंजीसाइड होता है। और COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, सीधा COC नाम आता है, तो वो कौन से ग्रुप का होता है? कॉपर ग्रुप का। और क्या करते हैं ये, क्या काम आता है? प्रोटेक्टेंट का काम करता है, ये प्रोटेक्टेंट होता है ये, ठीक है। प्रोटेक्शन में काम में लिया जाता है ये फंजीसाइड। ये तो हो गया कॉपर का। अब उसके बाद में आता है सल्फर का फंजीसाइड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? 2 ग्रुप होते हैं सल्फर के 2 ग्रुप बना देते हैं अपने इसके अंदर। एक तो होता है ऑर्गेनिक सल्फर, एक होता है इनऑर्गेनिक सल्फर, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है।
इनऑर्गेनिक के अंदर आता है देखो एलिमेंटल और लाइम। एलिमेंटल सल्फर और दूसरा आता है लाइम सल्फर। लाइम सल्फर जो सल्फर लाइम होता है, ठीक है, सल्फर लाइम होता है, इसका नाम आता है इरेडिकेंट। किस में काम में लेते हैं ये? इरेडिकेंट। इरेडिकेंट का मतलब ये हो गया कि ये फंजीसाइड जहाँ कहीं भी गिरेगा वो पैथोजन पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। मारने का जो किलर का काम करता है वो होता है लाइम सल्फर। एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, लाइम सल्फर इज ए इरेडिकेंट ग्रुप, यानी कि एक इरेडिकेंट होता है, ये उन्मूलन में काम में लिया जाने वाला फंजीसाइड होता है। एलिमेंटल सल्फर जैसे आपने देखा ये 80% का आता है जो, ठीक है, 80% का ये जो डस्ट आती है, जो सल्फर की डस्ट आती है ना अपने जो सरसों पे डालने के जो काम में आती है, तो वो सब चीज़ें क्या देखो वो प्योर एलिमेंटल सल्फर होती है। पाउडर मिल्ड्यू जो सल्फर, इसमें क्या होता है, जो पाउडर मिल्ड्यू डिजीज होती है ना, पाउडर मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं एलिमेंटल, मतलब जैसे ज़मीन में से निकाला इसको, उसी को ग्राउंड किया, यानी कि उसको पीस दिया, पीस के उसके पैकेट बना दिए, तो वो क्या करेंगे सीधा फंजीसाइड का काम करेगा, ठीक है। ये जितना इसका पार्टिकल छोटा होगा वो उतना ही इतना इफेक्टिव होगा, ठीक है। ये 200 मेस के 100 मेस के इस हिसाब से उसके पार्टिकल के मेस का साइज होता है, तो वो उस हिसाब से इसको बना देते हैं। तो इनऑर्गेनिक में तो है इतना ही। ये भी क्या होता है, नॉन सिस्टेमिक फंजीसाइड होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन सिस्टेमिक फंजीसाइड होते हैं। तो ये सल्फर ग्रुप का हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में आता है जैसे ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो होता है, ऑर्गेनिक का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं, उस ऑर्गेनिक ग्रुप को क्या बोलते हैं, कार्बामेट्स। उसको क्या बोलते हैं, कार्बामेट्स। इसमें कार्बामेट में भी बहुत होते हैं, 20 डाइथायोकार्बामेट, ठीक है, मोनो एल्किल, बाई एल्किल, डाई एल्किल, ये बहुत सारे ग्रुप होते हैं। बहुत इसके इतने ज़्यादा नहीं देखना, इसके अंदर शॉर्ट देखना। देखो कार्बामेट के अंदर अपने एग्जाम्पल याद रखना है सीधा, ठीक है। सीधा एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं इसके अंदर। थायरम, सीड ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा काम में आने वाला थायरम, ठीक है। जायरम, मेनेब, जिनेब, नेबाम, वेपाम। अब देखो ये ग्रुप है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर मेनेब आ गया, ठीक है। इसको डाइथेन M45 बोलते हैं, इसका वैसे कॉमर्शियल नाम है वो डाइथेन M45। जो मैंकोजेब नाम सुना है ना, मैंकोजेब, वो यही है, मैंकोजेब इसी का ही नाम है, ठीक है। मेनेब को मैंकोजेब बोलते हैं, ठीक है। लिप स्पॉट फोलियर ब्लाइट में काम में लिया जाता है इसको। अब देखो थायरम सीड ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। ग्रुप कौन सा है इसका, सल्फर, ठीक है। एक नाम आता है जैसे कैप्टान, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। थायरम और कैप्टान का नाम आता है दोनों का एक साथ, तो इसमें ग्रुप पूछ लेते हैं कि कैप्टान भी क्या सल्फर ग्रुप का है, तो सल्फर ग्रुप का नहीं होता कैप्टान। कैप्टान का ग्रुप अलग होता है, कैप्टान अलग फंजीसाइड होता है। थायरम जो होता है वो सल्फर ग्रुप होता है। कैप्टान के केस में सल्फर गलत होता है, कैप्टान के केस में सल्फर का रिलेशन रॉन्ग होता है, ठीक है। कैप्टान अलग ग्रुप का होता है, ठीक है। ये पेंटासाइक्लिक कोई ग्रुप होता है उसके अंदर, इसका अलग बाद में आगे आएगा तो उस टाइम बताऊंगा। ये इसमें 2-3 फंजीसाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। थायरम है सल्फर ग्रुप का है, सीड ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है। कैप्टान भी सीड ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है, लेकिन सल्फर ग्रुप का नहीं है। जायरम सेम इसी का हो गया। मेनेब इसके बारे में पूछते हैं। मैंकोजेब, मैंकोजेब क्या होता है, नॉन सिस्टेमिक होता है। थायरम भी नॉन सिस्टेमिक होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोटेक्टेंट होते हैं। ये सारे के सारे प्रोटेक्टेंट होते हैं, न कि थेरेप्यूटेंट। लाइम सल्फर एक इरेडिकेंट का काम करता है, वो अलग बात होगी, वो एक अलग ही है, सबसे अलग हो गया इनसे। लाइम सल्फर वो इरेडिकेंट हो गया, ये प्रोटेक्टेंट हो गए। सिस्टेमिक जितने भी होते हैं वो सारे के सारे थेरेप्यूटेंट होते हैं। सिस्टेमिक फंजीसाइड सारे के सारे थेरेप्यूटेंट होते हैं। अब इसके बाद मेनेब, मैंकोजेब आ गया, ठीक है। अब इसके बारे में पूछ लेते हैं। मैंकोजेब एक सिस्टेमिक ग्रुप का फंजीसाइड है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। मैंकोजेब एक सल्फर फंजीसाइड है, तो ये क्या हो गया, राइट। थायरम एक सल्फर फंजीसाइड है, राइट। थायरम एक सिस्टेमिक फंजीसाइड है, रॉन्ग, ठीक है। थायरम नॉन सिस्टेमिक है, राइट। ये बन जाते हैं इसके ट्रू फॉल्स, ठीक है।
और इसके ब्लैंक्स भी पूछ लेते हैं। वेपाम काम में लिया जाता है निमेटोड कंट्रोल में भी और फंगस के कंट्रोल में भी। वेपोराइज्ड होता है, ये वेपोराइज मतलब धुमक के रूप में काम में लिया जाता है, ये गैस में बन जाता है। अगर सॉइल में अप्लाई करते हैं तो ये गैस बनाता है, तो गैस बनाने की वजह से धुमक या फ्यूमिगेंट की तरह काम करता है। तो ये हो गया सल्फर का फंजीसाइड। सीधा सीधा इसके अंदर देखो, अब इसके बाद में एक आता है सिस्टेमिक ग्रुप। ठीक है, चाहे तो नॉन सिस्टेमिक वाले सारे याद कर लो, बाकी जो नया नाम लगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे सिस्टेमिक, या सिस्टेमिक याद कर लेना, बाकी जो बचेगा वो नॉन सिस्टेमिक। सिस्टेमिक ग्रुप थोड़ा बड़ा है, इसको याद करना डिफिकल्ट है, तो नॉन सिस्टेमिक याद कर लोगे तो बाकी जो नाम होगा वो सिस्टेमिक में आ जाएगी। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो बता देता हूँ मैं। इसमें आता है एक तो बेंजामिडाजोल ग्रुप। ठीक है, इसके अलग अलग ग्रुप होते हैं। बेंजामिडाजोल ग्रुप, ठीक है, ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे, मतलब इनका जो कंपोजिशन होता है उसके आधार पे इनका ग्रुप होता है। तो ये बेंजामिडाजोल ग्रुप होता है, उसके अंदर क्या होता है बिनोमिल और कार्बेंडाजिम। इसके अंदर कौन कौन से फंजीसाइड आते हैं एग्जाम्पल में, बिनोमिल और कार्बेंडाजिम। ठीक है, कार्बेंडाजिम को बोलते हैं बाविस्टीन के नाम से मिलता है मार्केट में। ठीक है, बाविस्टीन बोलते हैं। बिनोमिल को बोलते हैं बेनलेट, इसको बोलते हैं बेनलेट। ठीक है, ये बेनलेट होता है। अब ये देखो कार्बेंडाजिम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कार्बेंडाजिम सिस्टेमिक ग्रुप का फंजीसाइड होता है, ये सिस्टेमिक फंजीसाइड होता है और ये सीड ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। लीफ ब्लाइट एंथ्रेक्नोज में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। तो इसके बारे में क्या पूछते हैं, कार्बेंडाजिम इज ए सिस्टेमिक टाइप फंजीसाइड, ट्रू। अगर नॉन सिस्टेमिक बोल दे तो रॉन्ग। ठीक है, सीड ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है, राइट। और ये एक सल्फर ग्रुप का फंजीसाइड है, रॉन्ग। और बेंजामिडाजोल ग्रुप का है तो राइट। ये सल्फर के बारे, इसमें कार्बेंडाजिम के बारे में बनने वाले क्वेश्चन ये हो गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बस एग्जाम्पल याद रख लेना इनका, बड़ा पूछ ले एग्जाम में तो इसे डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें 1,4-ओक्साथिन डेरिवेटिव। 1,4-ओक्साथिन डेरिवेटिव्स, एक ये ग्रुप होता है। इसके अंदर देखो ओक्साथिन के अंदर आता है कार्बोक्सिन। इसमें क्या होता है कार्बोक्सिन और ऑक्सीकार्बोक्सिन, कार्बोक्सिन और ऑक्सीकार्बोक्सिन, ये दो फंजीसाइड आते हैं इसके अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या आ गया कार्बोक्सिन और दूसरा ऑक्सीकार्बोक्सिन। कार्बोक्सिन जो था विश्व का सबसे पहला फर्स्ट सिस्टेमिक फंजीसाइड था। ठीक है, सबसे पहला जो सर्वांगी कवकनाशी था वो था कार्बोक्सिन। ठीक है, किसने खोजा था, सेमलिंग एंड कुल्का। सेमलिंग एंड कुल्का, सबसे पहला जो फंजीसाइड था वो सेमलिंग एंड कुल्का ने खोजा था। और वो सबसे पहला फंजीसाइड कौन था, कार्बोक्सिन। कौन सा था, कार्बोक्सिन, प्रथम सिस्टेमिक फंजीसाइड। ठीक है, और इसका दूसरा नाम होता है वीटावैक्स। क्या होता है, वीटावैक्स। सीड ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है, स्मट डिजीज कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है। लूज स्मट ऑफ व्हीट में सीड ट्रीटमेंट किसका करते हैं, वीटावैक्स का। दूसरा होता है ऑक्सीकार्बोक्सिन, इसको बोलते हैं प्लांट वैक्स। ये क्या होता है, प्लांट वैक्स। ये रस्ट और बंट में काम में लिया जाता है। प्लांट वैक्स जो होता है वो किस में काम में लिया जाता है, रस्ट और बंट डिजीज कंट्रोल करने के लिए। ये किस में काम में लिया जाता है, स्मट डिजीज कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये इनके बारे में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। वीटावैक्स या कार्बोक्सिन था वो प्रथम फंजीसाइड था सिस्टेमिक, एक ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ ले कि ऑक्सीकार्बोक्सिन था वो प्रथम सिस्टेमिक फंजीसाइड था, तो रॉन्ग हो जाएगा, कार्बोक्सिन के केस में राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में सेमलिंग एंड कुल्का का पूछ सकता है कि प्रथम सिस्टेमिक फंजीसाइड इन्होंने खोजा था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। ठीक है, ये सीधे के सीधे क्वेश्चन टाइप ही बता रहा हूँ मैं इनके बारे में क्या पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, ज़्यादा डीप में भी नहीं जाना।
थर्ड जो ग्रुप है इसका वो देखो क्या है, एसिल एमाइन ग्रुप होता है, ठीक है, एसिल एसिल एलेनाइन ग्रुप जो होता है, इसके अंदर क्या आता है देखो, इसके अंदर फंजीसाइड कौन कौन से हैं, मेटालेक्सिल, बेनालेक्सिल, मेटालेक्सिल, मेटालेक्सिल और बेनालेक्सिल। मेटालेक्सिल को बोलते हैं रिडोमिल, इसको क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल नाम इसका क्या है, रिडोमिल। ये किस में काम में लिया जाता है, डाउनी मिल्ड्यू, वाइट रस्ट, डैम्पिंग ऑफ, लेट ब्लाइट। इन डिजीज कंट्रोल में काम में लिया जाता है वो होता है मेटालेक्सिल या रिडोमिल, ठीक है। एग्जाम में ऐसा ही पूछते हैं कि डाउनी मिल्ड्यू कंट्रोल करने के लिए मेटालेक्सिल या रिडोमिल का फंजीसाइड काम में लिया जाता है, कथन सत्य या असत्य, ठीक है। तो ये क्या होता है, ट्रू, मेटालेक्सिल डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करता है, वाइट रस्ट को भी करता है, डैम्पिंग ऑफ को भी करता है, लेट ब्लाइट को भी करता है, सोइल एप्लीकेशन भी होता है, प्लस सीड का ट्रीटमेंट भी करते हैं इससे, ठीक है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि मेटालेक्सिल को याद रखना, ठीक है। उसके बाद आता है SBI और MBI ग्रुप होता है एक, देखो बहुत एडवांस है ये तो। SBI स्टेरॉयड बायोसिंथेसिस इनहिबिटर, ठीक है। ये क्या होता है, स्टेरॉयड बायोसिंथेसिस इनहिबिटर। ये क्या करता है, स्टेरॉयड जो होता है बॉडी को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि बॉडी के अंदर स्टेरॉयड नहीं हो तो अपना बॉडी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो एक्टिवेटर यही होता है, स्टेरॉयड जो होता है। अगर स्टेरॉयड कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में या फिर कोई भी बॉडी में नहीं होता, या फिर उसको सिंथेसिस को रोक दिया जाता है, तो वो अपने आप किल हो जाता है, ठीक है। तो स्टेरॉयड बायोसिंथेसिस इनहिबिटर होता है, इसके अंदर 2-3 फंजीसाइड होते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है देखो टेबुकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल और प्रोपिकोनाजोल। तो ये ग्रुप होते हैं, ये नए फंजीसाइड हैं, रस्ट में काम में लिए जाते हैं, ठीक है, रस्ट डिजीज कंट्रोल के लिए, और विल्ट में भी इसका काम में लिए जाते हैं। तो स्टेरॉयड बायोसिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक MBI मेलानिन बायोसिंथेसिस इनहिबिटर होता है। स्टेरॉयड तो बॉडी के अंदर पार्ट हो गया एक, ठीक है, बॉडी को चलाने वाला हार्मोन ही मान लो इसको, ठीक है। एक होता है MBI, इसका मतलब होता है मेलानिन बायो सिंथेसिस इनहिबिटर, एक ये ग्रुप होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आता है ट्राइसाइक्लाजोल, ठीक है, एक ये फंजीसाइड होता है इसके अंदर। तो अब इसमें क्या होता है, मेलानिन एक चीज़ देखो ज़्यादा डीप हो जाएगा, वैसे बताता हूँ कि जब कोई भी स्पोर का जर्मिनेशन होता है, कोई भी मानो फंगस का जो स्पोर है वो जब जर्मिनेट होता है, तो जर्मिनेट होके एक माइसीलियम बनाता है, ठीक है, माइसीलियम या जर्म ट्यूब बनाता है। जर्म ट्यूब बना के उसके बाद एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं एप्रिसोरियम। इसके अंदर निकलती है एक पेनेट्रेटिंग पैग, ठीक है, पेनेट्रेटिंग पैग जो कि कोई भी प्लांट की सेल के अंदर एंटर करती है। क्या करेगी वो, प्लांट सेल के अंदर एंटर करती है और फिर वो न्यूट्रिएंट लेके और उसको स्पोर को देती है, फिर वो आगे मल्टीप्लाई होता है। इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड होता है या फिर एक जिसको अपन बोल देते हैं रिजेंट मान लो, कुछ भी। इसको ये क्या होता है, मेलानिन, ठीक है। तो मेलानिन होता है वो क्या करता है, इसके जर्मिनेशन को कंट्रोल करता है, इसके जर्मिनेशन को कंट्रोल करता है। तो इसका सिंथेसिस अगर रोक दे, ये बनेगा ही नहीं, तो ये नहीं बनेगा तो एप्रिसोरिया का जर्मिनेशन नहीं होगा, जर्मिनेशन नहीं होगा तो पौधे के अंदर इन्फेक्शन नहीं होगा और इसको न्यूट्रिएंट सप्लाई बंद हो जाएगी, तो इसके आप
डेथ हो जाएगी, ठीक है, अपने आप मर जाएगा। तो ये फंजीसाइड होते हैं जो इस प्रकार के काम करते हैं, मोड ऑफ एक्शन होता है इसका, ठीक है। तो ये मेलानिन बायोसिंथेसिस इनहिबिटर होता है जिसके अंदर ट्राइसाइक्लाजोल आता है। इसके बाद एक चीज़ आती है इसके अंदर एंटीबायोटिक। ये अलग टॉपिक है, वो हो गया सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक टाइप का फंजीसाइड, ठीक है। सीधा सीधा इसमें नाम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट जो थे उनके बारे में बता दिया कि किसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछते हैं। एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स का मतलब ये हो गया कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है। एंटीबायोटिक्स होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सिंथेसाइड होते हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं। जैसे पेनिसिलियम था, सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डेवलप किया था पेनिसिलियम नोटेटम, जो फंगस थी उससे निकाला था, ठीक है। तो वो क्या था, एक प्रकार का एंटीबायोटिक था। मतलब ऐसा बायोकेमिकल या ऐसा जैव रसायन जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उत्पादित किया जाता है और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या कोई रोग कारक को मारने में काम में लिए जाते हैं, उनको क्या बोल देते हैं अपन, एंटीबायोटिक। डेफिनेशन लिख लेना, इंग्लिश में लिखो तो हिंदी में लिखो तो कुछ भी, यानी कि एक बायोकेमिकल एग्जाम में पूछते हैं एंटीबायोटिक कितने टाइप के होते हैं, एंटीबायोटिक और फंजीसाइड में डिफरेंस भी पूछते हैं, तो वो अपने बाद में डिस्कस करेंगे कि अपने डिफरेंस इसका लिख के बता दूंगा कि क्या क्या होता है इसमें डिफरेंस। एंटीबायोटिक की डेफिनेशन याद रखनी है और एंटीबायोटिक कितने टाइप के होते हैं इसके ग्रुप के बारे में पूछेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एंटीबायोटिक को अपना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।